नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे लोक सेवक तैयार करना जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील और नवाचारी हो। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय दल ने ईस्ट सियांग में बाढ़ से हुए नुकसानों का लिया जायजा। केंद्रीय दल ने लोअर दिबांग वैली में भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किए जाएंगे काम। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर लगभग 77% हुई। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76 हुआ। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के संक्रमण के 100 और नए मामले आए और राज्य में ठीक होने वालों की दर 70% से ज्यादा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की। ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्व भर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहे। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी स्कीम मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। इस मिशन के संस्थागत ढांचे में प्रधानमंत्री की लोक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग, डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व और प्रचालन के लिए विशेष प्रायोजन संस्थाएं और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी मंच शामिल होगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई भी इसके ढांचे में शामिल होगी। लोक मानव संसाधन परिषद में चुने हुए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, जाने माने मानव संसाधन विशेषज्ञ, चिंतक, वैश्विक विचारक और लोक सेवक मिलकर इसके शीर्ष निकाय के रूप में काम करेंगे। ये निकाय सिविल सेवाओं में सुधार और क्षमता निर्माण के लिए नीति निर्देश प्रदान करेगा। करीब 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे इस मिशन पर 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च किया जाएगा। Very important big reform. Now this is a post recruitment reform where the opportunity to officers and employees will be given to improve their own performance on a continuous basis, and where this will be called as a Karma Yogi scheme, and that there are many new methods. It is imagined that the civil servant of today, in order to meet the challenges of the world as well as the society, will have to be imaginative and innovative. उनको कल्पनाशील एवं नवाचारी होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव एंड पोलाइट, सक्रिय एवं सरल होना पड़ेगा, पेशेवर एवं प्रगतिशील, दैट इज प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक एंड एनेबलिंग, ऊर्जावान एवं समर्थकारी, ट्रांसपेरेंट एंड टेक एनेबल्ड, पारदर्शी एवं तकनीकी युक्त, constructive and creative, रचनात्मक एवं सृजनात्मक. This is the vision of the civil servant of tomorrow. Earlier it was rule specific. नियम बने हुए थे, अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, सब वहाँ कर. Now it will be role specific because you have all the data and you have the अधिकारी who is also equipped to take up that role. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट सियांग जिले के नामसिंग में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मबो धोला रोड को हुए नुकसान का भी आकलन किया। इस पूरे इलाके में सियांग नदी की बाढ़ के कारण करीब 700 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम भी राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ईस्ट सियांग पहुंची। दल का नेतृत्व कर रहे संयुक्त सचिव के बी सिंह और टीम के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री के
साथ नामसिंग सर्किल के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री और टीम के सदस्यों ने नदी के किनारे गांव के लोगों द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए परंपरागत तरीके से बांस के जरिए बनाए गए बांध को देखा और गाँव वासियों को आश्वस्त किया कि बाढ़ से बचाव के लिए इस वर्ष जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्य कराया जाएगा। बाद में जिला उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय टीम से ग्राउंड लेवल पर हुए नुकसान का विस्तृत जायजा लेने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उसका बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कामों का किसी थर्ड पार्टी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सांसद तापिर गांव, स्थानीय विधायक नीन नोंगेरिंग, कालिंग मोयोंग और लंबो तायंग भी मुख्यमंत्री के साथ थे। तादाद काफ़ी ज़्यादा गिरता है, तो लास्ट ईयर भी मैंने इस प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट से अराउंड 35 करोड़ हमने सेंक्शन किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस बार का भी बारिश हैवी होने का कारण से उस पार को भी तोड़ के और ये बेल्ट अपना मेबो से लेके पूरा नामसिंग एरिया में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस चीज़ को लेके और अरुणाचल की बाकी जगह में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो मैंने एक मेमोरेंडम लिखा है भारत सरकार को। तो उस मेमोरेंडम को गौर करते हुए हमारा MHA का टीम आज अरुणाचल आया हुआ है। यहाँ पे पूरा टीम MHA का सीनियर ऑफिसर्स, उनके साथ में जितने भी जो एलाइड डिपार्टमेंट है उस सब का सीनियर ऑफिसर्स लोग यहाँ पे जायज़ा लेने के लिए आया है। 2 दिन का ट्रिप है, तो उम्मीद करेंगे कि अभी जो ऑफिसर्स लोग आए हुए हैं रियल ग्राउंड प्रैक्टिकली वो लोग विजिट किया है, तो जानने के बाद फिर रिपोर्ट में हम लोग का स्टेट कोर्ट से मेमोरेंडम भी फाइल करेंगे, तो कंपाइल करके भारत सरकार अपने हिसाब से जो भी मदद करना है करेंगे। उसके अलावा फिर राज्य सरकार ने भी, मैंने अभी नामसिंग एरिया में भी मैंने कहा वहाँ के गाँव वालों को कि इस बार हम लोग जो प्रोटेक्शन जो लेंगे थोड़ा एक अच्छा टेक्नोलॉजी का साथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग ने जो काम किया है यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में जो करके देखा, पुराना जो इंजीनियरिंग जो कॉन्सेप्ट को लेके, लेकिन वो उतना टिका नहीं है बारिश में। इस बार जो करेंगे हम लोग कुछ मॉडर्न टेक्निक का जरिए से क्या हो पाएगा, लेकिन हम ये इश्योर करेंगे कि अपना सियांग की जितने भी जो जनता है उसको कि इस बार, क्योंकि अभी वर्किंग सीज़न आ गया है, बारिश का सीज़न ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने जा रहा है, तो जो भी करना है हम लोग इसी वर्किंग सीज़न में हम लोग काम टेकअप करेंगे। उधर 7 सदस्यीय केंद्रीय दल ने मंगलवार को लोअर दिबांग वैली जिले के बाढ़ से प्रभावित हुए इलाकों का भी दौरा किया और बाढ़ से विभिन्न स्थानों पर हुए नुकसानों का स्वयं जायजा लिया। संयुक्त सचिव KB सिंह के नेतृत्व में दल ने दिबांग ब्रिज पॉइंट, बोमजीर और सिरी नदी के 10 किलोमीटर ब्रिज पॉइंट का निरीक्षण किया। बाद में जिला उपायुक्त मिताली नामचुम ने केंद्रीय दल को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट भी सौंपी। राज्य सरकार की ओर से इन नुकसानों का आकलन PWD और अन्य विभागों द्वारा किया गया है। केंद्र की ओर से बाढ़ के कारण नुकसान का जायजा लेने आई टीम ने ग्रामीण विकास, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक गुम तायंग, राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानी सालू और जिला उपायुक्त भी उपस्थित थे। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब ये कुल मामलों के 21.26% पर आ गया है। सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 3.6 गुना हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना तक पहुंच गई है। सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और मृत्यु दर भी घटी है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76 है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 37,69,524 है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,01,282 है। पिछले 24 घंटों में हुई 1,045 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 66,333 लोगों की मौत हो चुकी है।
राज्य में मंगलवार को कोविड-19 संक्रमण के 100 और नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1226 हो गई है। कुरुंग कुमे जिले से कोविड संक्रमण का पहला मामला कल दर्ज किया गया। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल आए मामलों में सबसे ज़्यादा 35 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं, जबकि 15 अन्य जिलों से संक्रमण के मामले आए हैं, जिसमें पापुमपारे जिले से 14, चांगलांग से 10 और ईस्ट कामेंग से 7 मामले आए हैं। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 70% से ज़्यादा है और प्रदेश में अब तक 2900 से ज़्यादा कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। और राज्य में अनलॉक 4 के गाइडलाइंस लागू होने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर कोई रोक टोक नहीं है और दूसरे राज्यों से राज्य की सीमा में आने वाले सभी लोगों की कोविड जांच की जा रही है। प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक 1,70,000 से ज़्यादा नमूने लिए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने केंद्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से शी योमी जिले में बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं को और बेहतर बनाए जाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे एक पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने बीएसएनएल की खराब नेटवर्किंग की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि जिले में बीएसएनएल द्वारा 2G मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं मेचुका, तातो और मोनीगांव में बीएसएनएल के खराब बुनियादी ढांचे के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्री सोना ने अपने पत्र में कहा है कि आम लोगों के अलावा सरकारी संस्थान और सेना भी बीएसएनएल की सेवाओं पर निर्भर है, जिसके कारण उनके कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग जिला आलो के सरकारी नेहरू मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के वास्ते ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सरकार ने वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध कराया है। इस वाईफाई कनेक्शन के जरिए छात्रों को ऑनलाइन कक्षा उपलब्ध हो सकेगी। अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन के वेस्ट सियांग जिला इकाई द्वारा छात्र स्कूलों के बंद होने से छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वेस्ट सियांग के जिला उपायुक्त ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराई गई नेट कनेक्टिविटी का बेहतरीन इस्तेमाल करने की सलाह दी। सरकार ने 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन एप्लीकेशन के सर्वर देश के बाहर है, जो सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है और समय समय पर इनके बारे में सरकार को शिकायतें मिलती रही है। अपर सुबनसिरी जिले की अम्मा भागी का परंपरागत हस्तशिल्प से जुड़ा कामकाज डॉल बेग, बास्केट, गुलदस्ते और केक बनाने से शुरू हुआ था। अम्मा भागी ने अपने हुनर से दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि वे सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही सीमित न रहे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी भागीदार बन सके। पेश है आत्मनिर्भर भारत पर हमारी खास रिपोर्ट। कला न सिर्फ आजीविका का एक बेहतर रास्ता है, बल्कि अपनी कला और संस्कृति की विरासत को भविष्य के लिए सहेजने का जरिया भी। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की 40 वर्षीय अम्मा बागी का परंपरागत हस्तशिल्प से जुड़ा कामकाज डॉल, बैग, बास्केट, गुलदस्ते और कैप बनाने से शुरू हुआ था। तमाम दूसरी महिलाओं को अपनी संस्था दोनी अने मल्टीपर्पज सोसाइटी के जरिए उन्होंने सिर्फ घर तक सीमित रह रही महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी हस्तशिल्प कला के साथ साथ डॉल मेकिंग और दूसरे सामान बनाने का भी प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि वे खुद भी अपने परिवार के लिए आय का जरिया बन सकें। वर्क भी हो जाएगा, इसमें माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा और हमारा मार्केटिंग आने वाला दिन को ये कभी ना कभी तो हम मार्केटिंग में लेके जाएगा। स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लड़की लोग होता है, औरत लोग होता है, ऐसे कुछ भी उन लोग का पास करने के लिए उन लोग को हम बुला के ट्रेनिंग देता है। लॉकडाउन के दौरान उनकी संस्था में काम करने वाली सहयोगी साथियों ने मिलकर डॉल मेकिंग को सामान्य डॉल बनाने के बजाय इसे स्थानीय परंपरा और संस्कृति की खासियत से और ज़्यादा जोड़ दिया, ताकि वे बाजार में बिकने वाले
किसी आम खिलौने की तरह नहीं बल्कि अपने बीच की ही कोई गुड़िया नजर आए। यहाँ में औरत लोग बहुत घर में ऐसे पड़ा रहते हैं ना, तो कुछ भी काम धंधा नहीं होते, तो घर पर हम लोग हाउस वाइफ है, तो घर में अपना घर का काम ख़त्म होने के बाद हम लोग ऐसे फ्री रहते हैं, तो फ्री रहते रहते हम लोग ये डॉल मेकिंग को बनाने से क्या होता है, अपना एक जो हैंडक्राफ्ट जो अपना एक ट्रेडिशनल अभी जो प्लास्टिक का जो चीज़ है वो सब हम लोग पकड़ना नहीं पड़ेगा, और प्लस अपना जो ट्रेडिशनल जितना भी जो डिज़ाइन है उसको भी हम लोग बाहर में हम लोग शो कर सकते हैं ना। और साथ ही साथ हम लोग को हाउस वाइफ होने का नाते बहुत सपोर्ट मिलता है पॉकेट मनी के लिए। एक्चुअली ये काम को मेरा पॉकेट मनी के लिए हम स्टार्ट किया था। डॉल एक बनाने के लिए ये 2 घंटा या फिर 1 घंटा ऐसा लग जाता है, अगर आप डेडिकेट से पूरा इसमें देने से। अगर रेस्ट करके बनाने से तो 3-4 घंटा तो हो ही जाते हैं। उनकी डॉल और दूसरे हस्तशिल्प सामानों की न सिर्फ स्थानीय लोगों में मांग है, बल्कि पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठान उनके बने सामानों की पहले से कहीं ज्यादा मांग करते हैं। पिलयानिया के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।